चलिए ठीक है, अब देखिएगा। हाँ, तो अपना पुराना जो चैप्टर वगैरह है वो पूरा हो गया है। लिक्विड प्रेशर वगैरह की तरफ हम आएंगे। अब लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, तरल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपका काफ़ी कुछ है, बर्नौली की थ्योरम है, स्टोक्स वगैरह हैं, काफ़ी कुछ है। देखिए, सबसे पहले तो हम किसकी बात करेंगे, हमारे तरल की बात करेंगे, यानी कि लिक्विड्स की बात करेंगे। वैसे हम फ्लूइड की बात करते हैं इसमें, ठीक है, मतलब जो बह सकते हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन ठीक है। तो अभी हम स्टार्टिंग जब करेंगे तो एक काम करते हैं, तरल में केवल पानी ना लेकर के हम क्या लेंगे, हवा प्लस पानी लेंगे। तो जब हवा प्लस पानी हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड यानी कि तरल जिसमें प्रवाह होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, फ्लूइड कहेंगे या तरल कहेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या आता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले तो वो देखिए। देखिए, सबसे पहले जो तरल या फ्लूइड है उसमें क्या क्या आएंगे आपके, एक आएगा लिक्विड और गैस, यानी कि क्या, एक तो आ गया आपका द्रव और दूसरा आ गया आपका गैस। ये दोनों क्या है आपके, फ्लूइड हैं। इसके अलावा इनका शेप कैसा होता है, अनफिक्स होता है। शेप कैसा होता है, अनफिक्स, आकार अपरिभाषित होता है इसका। आकार कैसा, आकार कैसा होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, एक तो क्या होते हैं, ये लिक्विड है जो इसके अंदर वो आते हैं, और दूसरा गैस आता है। और अगला शेप इनका अनफिक्स होता है, जो आकार होता है वो क्या होता है, इनका आकार अनफिक्स होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, इसको शेप किसका लेंगे फिर, ये जिस भी बर्तन में आप इसको डालेंगे, जिस भी बीकर में आप इसको डालेंगे, उस बर्तन का, उस बीकर का शेप ये ले लेगा, उस बर्तन का आकार क्या कर लेगा, ये ग्रहण कर लेगा, उस बर्तन के आकार को, उस शेप को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, जिसमें भी आप इसको डालेंगे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक कॉमन सी चीज़ आपको पता होगी कि गैस और लिक्विड्स में भी अपना अंतर होता है ना। गैस और लिक्विड में भी, जैसे वैसे हम लिक्विड को या द्रव जो होता है हम कहते हैं कि संपीड्य होता है, दबाया जा सकता है। पर अगर हम सच्चे अर्थों में एक ओरिजिनल पर्सपेक्टिव लेकर बात करेंगे तो द्रव भी हमारा असंपीड्य होता है। ठीक है, मतलब कि कंप्रेसिबल नहीं होता है। एक अच्छा तरल जो होगा, अच्छा लिक्विड जो होगा वो कंप्रेसिबल नहीं होगा। ठीक है, खैर वो बात की बातें हैं। फिलहाल हमने ये समझा कि द्रव, तरल या फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड या गैस, द्रव या गैस, और जिसका आकार अपरिभाषित हो, जो जिस बर्तन में डाला जाए उसका आकार ले लें। अगर ऐसा है तो एक नया कंसेप्ट हमारा निकल करके आता है, वो है इसके द्वारा लगाया जाने वाला दाब। दाब, या इसे क्या कहेंगे हम, प्रेशर। लिक्विड प्रेशर जिसे हम कह देते हैं, फ्लड प्रेशर जिसे हम कह देते हैं, या सिंपल सा दाब जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, तो दाब होता क्या है वो समझिएगा। दाब को समझने के लिए आपको सबसे पहले लिक्विड की कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिएगा, ये एक बीकर है और इसके अंदर मान लीजिए एक सॉलिड बॉक्स है। ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए मैंने द्रव भर दिया, कोई भी एक लिक्विड भर दीजिए जो इसके चारों तरफ है। ठीक है ना, तो ये दाब जो है ये क्या होगा समझिएगा। ये जो पानी है, ये जो लिक्विड है, ये जो द्रव है, कुछ भी हो सकता है, पानी के अलावा भी हो सकता है। कॉमन एग्जांपल में मैं पानी ले रहा हूं। ये इस सतह पर ऐसे बल लगाएगा, ऐसे। अब ये जो फोर्स लग रहा है यही दाब है। मैंने क्या कहा, ये जो फोर्स है, ये जो बल लग रहा है, यही फोर्स क्या है, या दाब है। अच्छा, अगर यही दाब है तो इसको परिभाषित कैसे किया जाएगा, तो दाब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल। और बल कैसा, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो भी कैसा, लंबवत, परपेंडिकुलर,
लंबवत होना चाहिए। ठीक है, तो दाब एक लंबवत बल है जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगता है। जैसे कि ये मान लीजिए एक सिंपल सा एक सरफेस है, इसके लंबवत मतलब ये ऐसे ऐसे जो इस पर फोर्स लगेगा वो क्या है, वो दाब है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला। अच्छा, लंबवत ही क्यों, अभिलंबवत इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए ये इस पर ऐसे लगता तो इसका प्रभाव शून्य हो जाता। ठीक है, तो अभिलंबवत लगता है, अभिलंबवत लगने की वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहां से P इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू F अपॉन A भी आप लिख सकते हैं। और यहीं से आप एक और चीज बता सकते हैं, क्या, फोर्स जो होता है वह कितना होता है, प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होता है। तो फोर्स कितना होता है, प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये दो डेफिनेशन है, अभी हमारे काम भी आएंगे आगे भी। फिलहाल ये दो हमने लिखे, क्या, एक तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहीं से आपने फोर्स की एक डेफिनेशन निकाली, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया। ठीक हो गया, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया। इतना ठीक है। चलिए अब देखिए, अब अगला है आपका, इसी में आप फिर आगे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ये प्रेशर का कंसेप्ट जो है वो हमारा आ गया है, तो इसके बारे में ही बात कर लेते हैं एक बार। प्रेशर के लिए यूनिट क्या होती है, मात्रक। प्रेशर या दाब के मात्रक क्या होते हैं, प्रेशर या दाब के मात्रक क्या होते हैं। सबसे बढ़िया तो क्या है, पास्कल। तो 1 पास्कल बराबर ये ना प्रेशर, फोर्स, एरिया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं क्या, 1 पास्कल। ठीक है, क्या कहते हैं, 1 पास्कल कितना हो गया, 1 न्यूटन जो है उसके हिसाब से इसको लिखेंगे। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया तो 1 न्यूटन अपॉन मीटर पर मीटर स्क्वायर जो है एरिया का हो गया, और फोर्स का हो गया न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना, 1 पास्कल हुआ। ठीक है, 1 पास्कल के अलावा 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने सुना होगा 1.015 के आसपास इनटू 10 की पावर 5 पास्कल, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इसके अलावा जो आपको दिया हुआ है 013, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा 2 यूनिट और हैं आपकी, एक तो एक बार है, ये भी यूनिट होती है। ठीक है, बार कुछ नहीं है, सिंपल है, 10 की पावर 5 पास्कल ही है। ठीक है, एक बार आप ले सकते हैं। और इसके अलावा एक टार भी आपका दिया हुआ है, जो टार होता है, टॉर या टार जिसको कहते हैं, एक टार, या आपने टॉर सुना होगा, ये होता है आपका पास्कल में 133 पास्कल, 133 पास्कल। तो ये सब क्या है, यूनिट्स हैं किसकी, ये सारी की सारी प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, ये चारों आपकी किसकी यूनिट है, दाब या प्रेशर की आपकी यूनिट्स हैं। ठीक हो गया, चलिए ठीक है, ये लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये उतार लीजिए फटाफट से। चलिए, ये ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब एक तरल स्तंभ के कारण जो है वो दाब देखते हैं, इसे हटा रहा हूं। अभी हम प्रेशर की तरफ चले गए अब। ठीक है, लिक्विड के अंदर ही प्रेशर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब है आपका एक तरल स्तंभ के कारण दाब। तरल स्तंभ के कारण दाब, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड कॉलम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड कॉलम। कुछ नहीं है, देखिए एक बीकर मान लीजिए जिसमें लिक्विड है,
और एज्यूम करना है कि इसके अंदर एक कॉलम बना हुआ है वाटर का, पानी का ऐसे जो है आपका क्या बना हुआ है, कॉलम, एक स्तंभ बना हुआ है, एज्यूम करना है हमने ये। तो अब इसी कॉलम को एज्यूम करके चलिएगा, इस कॉलम में कुछ पानी होगा, कुछ पानी होगा भरा हुआ इसी कॉलम में। ये एक कॉलम मान के चलिए, एक डब्बा आपने इसके अंदर रख दिया, इसमें पानी है। ऑब्वियसली इसके अंदर अगर पानी है तो कहीं ना कहीं इससे नीचे की तरफ इसका भार होगा, वेट होगा mg। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक डब्बा रखा गया है तो इस पर चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है। यहाँ से जो प्रेशर पड़ेगा वो ऐसे पड़ेगा, तो ये P1 बोल दीजिए। यहाँ से जो प्रेशर पड़ेगा वो ऐसे पड़ेगा, P2 बोल दीजिए। ठीक हो गया। अगर मैं इस ऊपर से लगने वाले और नीचे से लगने वाले प्रेशर को देखूं तो ऊपर से जो लग रहा है, फ्रॉम टॉप, ऊपर से लगने वाला दाब कितना है, देखिए P1 प्लस mg लग रहा है। देखिए P1 प्लस mg, क्योंकि वेट जो है इसका, भार जो है वो भी इसी प्रेशर में जुड़ेगा, नीचे की तरफ दबा रहे हैं, और ऊपर की तरफ है P2। सो फ्रॉम डाउन या बॉटम, फ्रॉम बॉटम कितना, P2 लग रहा है, मान लीजिए P2 लग रहा है नीचे से। ठीक है। एक तरल स्तंभ के कारण दाब हम देख रहे हैं कि एक पानी जब भरा हुआ बीकर होगा तो कैसे वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके हमने दो केस बना दिए, एक ऊपर से लग रहा है इस कॉलम पे, एक नीचे से। एज्यूम करके चलना है, ये कुछ नहीं है, ये पानी का बना हुआ एक स्तंभ है। स्तंभ का मतलब ये होगा कि मान लीजिए एक बड़े पाइप में आपने पानी भर दिया और आप जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे होता है, ये कुछ ऐसा होता है। अच्छा, अब एक और केस एज्यूम करके चलते हैं। मान लीजिए कि ये जो कॉलम है, ऊपर से लगने वाला बल और नीचे से लगने वाला बल, या ऊपर से लगने वाले दाब और नीचे से लगने वाले दाब ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक पानी यहाँ पर भरा हुआ था, ये एक पानी का कॉलम था, नीचे और ऊपर दोनों जगह से दाब लग रहा है जिसने उसको बैलेंस कर दिया। ऊपर से दाब प्लस mg यानी कि उस पानी का भार, दो चीजें, नीचे से केवल प्रेशर, और इन दोनों ने मिलकर के एक दूसरे को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, इन दोनों को बैलेंस कर लिया। ठीक है ना। अच्छा देखिए, अब इसके अलावा आपको यहां पे एक चीज और करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए mg या जो भार है नीचे की तरफ जो लग रहा है, इसमें एक तो आपका g है, एक आपका m है। मास क्या होता है जरा बताएंगे आप? आयतन गुणा घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। दोबारा से, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास इनटू वॉल्यूम। तो यहां से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हुआ ना, ये मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, v इंटू रो इंटू जी तो है ही। तो मैं इसकी जगह पे P1 प्लस इसको लिख लूं v रो g। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये बैलेंस हो गए दोनों, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये आपस में बराबर हो गए, ये और ये आपस में बराबर। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P1 प्लस v रो g माइनस P2 बराबर 0, या P1 प्लस v रो g P1 प्लस v रो g माइनस P2 इज इक्वल टू 0। अगर ये बैलेंस है, अगर बल बराबर लग गया, ऊपर और नीचे से क्या हो गया, बैलेंस हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा, अपने आप में बराबर होगा। ठीक है। फिर यहां से आप कुछ भी निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। लाइक जैसे इसी वाले से आपको निकालना हो P2 माइनस P1 बराबर, तो ये P2 इस तरफ प्लस का, ये इस तरफ माइनस का, बराबर हो जाएगा v रो g। यानी कि इन दोनों ऊपर से लगने वाले और नीचे से लगने वाले दाब का जो अंतर है वो किस पर डिपेंड करता है, आयतन, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। यहां से एक और अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, अगर बाय द वे
ये जी ना हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना हो, या स्मॉल जी का मान 0 हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु धरती पर ना रखी हो, ग्रेविटी ना हो, धरती ना हो, तो ये वीरो जी 0 हो जाएगा। P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा 0, या P2 बराबर हो जाएगा P1, या ऊपर और नीचे से लगने वाली चीजें बराबर। इसीलिए धरती को छोड़कर आप कहीं भी जाएंगे तो पानी के अंदर आपको जो दाब है वो बैलेंस मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ऊपर से नीचे से लगने वाला दाब बिल्कुल बैलेंस में रहेगा, वस्तुओं को पानी में अटका करके रखेगा। अगर क्या हो जाए, अगर हम जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बाहर चले जाएं, ठीक हो गया। तो कुल दाब में हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर कुल प्रेशर हमको निकालना हो, टोटल प्रेशर, तो जो ये प्रेशर है ये वायुमंडल का प्रेशर आप निकालिए, साथ में वी रो जी निकालिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर एनवायरनमेंट से प्रेशर पड़ा प्लस हमारा वेट जो है वो नीचे की तरफ लगा, उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ हमारे लिए भी लग रहा है। ठीक हो गया, चलिए ये उतारिए और उसके बाद फिर हम प्रेशर लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, दाब के नियम जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए ये हो गया, तो अब हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए द्रव दाब के नियम, लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, द्रव दाब के नियम, लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, द्रव दाब के नियम। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1, किसी द्रव के भीतर, किसी द्रव के भीतर, किसी द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल, किसी द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल में स्थित, किसी द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब बराबर होता है, सभी बिंदुओं पर दाब बराबर होता है। लिखिएगा, इन एनी लिक्विड, इन एनी लिक्विड, in any liquid in the same plane, in the same plane all the points, all the points feels the same liquid pressure, feels the same liquid pressure। ठीक है, अगला, अगला पॉइंट, चलिए एक ही साथ समझा देता हूं। अगला पॉइंट, a body inside the liquid, a body inside the liquid, a body inside the liquid always feels the pressure, always feels the pressure in perpendicular direction, in perpendicular direction। द्रव के भीतर डूबा कोई पिंड, द्रव के भीतर डूबा कोई पिंड दाब का अनुभव सदैव लंबवत करता है, या सदैव लंबवत दाब का अनुभव करता है, दाब का अनुभव सदैव लंबवत करता है। अगला लिखना, प्रेशर डिपेंड्स ऑन, प्रेशर depends on the depth, pressure depends on the depth, प्रेशर दाब सदैव गहराई के समानुपाती होता है, या ऐसे लिख लीजिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, दाब सदैव गहराई के समानुपाती होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। यानी कि अच्छा चलिए ये सब एक ही साथ बता देता हूँ आपको अभी। अगला लिखिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। द्रव का दाब द्रव घनत्व पर के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव का दाब द्रव घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव का दाब द्रव घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। लास्ट लिखिए, द्रव का दाब बीकर के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, द्रव का दाब बीकर के क्षेत्रफल पर निर्भर
नहीं करता। द लिक्विड प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन the liquid pressure does not depends on cross section area of beaker, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बीकर। अभी पढ़ा ना P2 माइनस P1 कितना, वॉल्यूम डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एरिया कहीं नहीं आया। देखिए इसका सिंपल सा मतलब इन सारे पॉइंट्स का क्या है, देखिएगा एक एक करके देखिए। ये एक बीकर है, इसमें आपने अलग एक लिक्विड भर दिया ऐसे, मान लीजिए ये। अब जरा मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मान लीजिए एक लेयर ये है पानी की, एक क्षैतिज तल ये है और एक क्षैतिज तल ये है। अब एक चीज़ तो आपको पता है कि किसी भी क्षैतिज तल पर जो बल है वो अभिलंबवत लगेगा, यानी कि अगर ऊपर से लग रहा है तो ऐसे लगेगा, नीचे से लग रहा है तो ऐसे लगेगा, ठीक है ना, ऐसे ही तो लगेगा अभिलंबवत। ये जो एक क्षैतिज तल है इस पर ये जो प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये बराबर होंगे। ऐसे इस तल पर जो लग रहे हैं वो सब बराबर होंगे, ये भी सब बराबर होंगे। हालांकि ये एक दूसरे में अलग अलग हो सकते हैं, परंतु एक ही क्षैतिज तल पर हर बिंदु पर लगने वाला बल, या आप एक तरीके से कहिए दाब, कैसा होता है, बराबर होता है। पहला, ठीक है, पहला क्या होता है, हर बिंदु पर लगने वाला ये जो दाब है ये क्या होता है, बराबर होता है। और दो चीजें आपने इसमें पढ़ी, ये जो प्रेशर है पहला तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डेप्थ के, गहराई के। कहने का मतलब क्या हुआ, P2 सबसे ज्यादा होगा, P1 उससे कम होगा और P सबसे कम होगा। और दूसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी के। मतलब जो गाढ़ा द्रव होगा जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, सांद्रता ज्यादा सांद्रता, कंसंट्रेशन, लाइक हनी, शहद और पानी में से ज्यादा प्रेशर किस में लगेगा, हनी में। जिसकी डेंसिटी ज्यादा, घनत्व ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, प्रेशर या द्रव दाब भी क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा, उसका द्रव दाब भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। और दूसरी चीज हमने इसमें दूसरा रूल क्या पढ़ दिया कि ये अभिलंबवत लगेगा, ये परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं होगा द्रव, ऐसे होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, दोनों तरफ से 90 डिग्री। और दूसरा इस बीकर के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वरना इसका अगर क्रॉस सेक्शन आप लेंगे तो ये ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा ये क्रॉस सेक्शन, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। ये पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर, ये अगर रेडियस आर है उस पर फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता, क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई भी महत्व इस पर नहीं है, ठीक है। तो ये आपके ये चारों पॉइंट हो गए। अब हेडिंग डालेंगे आप पास्कल का नियम, लॉ ऑफ पास्कल या पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। चलिए पहले मैं एक बार समझा देता हूँ पास्कल का नियम और उसके बाद फिर हम इसको लिख लेंगे। और पास्कल के नियम के दो अनुप्रयोग भी हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। पास्कल का नियम सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए देखिए ये एक इस तरीके का चैम्बर मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमने लिक्विड भरा है, जरा लिक्विड को ध्यान से देख लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं आपकी 3 लेयर ऑफ डॉटिंग कर देता हूँ ऐसे, ये ठीक है। ये आपका एक बीकर है, बंद बीकर मान के चलिए। ये मैंने एक पिस्टन लगाया, ये मैंने दूसरा पिस्टन लगाया, ये मैंने तीसरा पिस्टन लगा दिया। पिस्टन समझते हैं ना, हाँ, प्रेशर वाला, प्रेशर जो रोकता है या लगाता है, वो रबर के बने हुए वॉल्व टाइप के आप कह दीजिए। ये है 3 पिस्टन ऐसे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा अगर मैं इधर पे पिस्टन लगाऊं एक, और इस पिस्टन से प्रेशर लगाना शुरू करूं ऐसे। मान लीजिए P प्रेशर मैंने लगाया, नीचे की तरफ दबाते गया और ये पिस्टन खिसक करके ये 3 लेयर्स को क्रॉस करके यहां पहुंच गया।
यहाँ पहुँच गया पिस्टन खिसक कर। तो इस समय पे ये जो प्रेशर लगा ये इधर को लगेगा 1, यहाँ लगेगा 2, यहाँ लगेगा 3, दैट इज P1, P2, P3, और क्या होगा, ये तीनों पिस्टन अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक जाएंगे। समझ में आया? ये तो कॉमन सी चीज़ थी। ऊपर से प्रेशर लगाया पानी में तो पानी इधर भी धक्का देगा, इधर भी धक्का देगा, इधर भी धक्का देगा, तो ये तीनों पिस्टन खुल जाएंगे बाहर को। ठीक है, एक एक लेयर पानी की इनके अंदर चले जाएगी। जो 3 लेयर मैंने ऊपर बनाई थी उसमें से एक इधर एक इधर एक इधर चले जाएगी, खिसक गया। यही है पास्कल का नियम। पास्कल कहता है कि जब आप ऐसे एक कोने पे एक जगह से प्रेशर लगाएंगे तो वो प्रेशर इस द्रव में समान रूप से वितरित हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पास्कल का नियम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर है, दाब का समान वितरण जो है वो है पास्कल का नियम। क्या कहा पास्कल ने? सिंपल सी चीज, इधर से प्रेशर लगाओ, प्रेशर इधर इधर और इधर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल बराबर। बराबर इन द सेंस, मान लीजिए ये आपने 9 पास्कल का अगर लगाया तो 3 पास्कल इधर जाएगा, 3 पास्कल इधर जाएगा और 3 पास्कल इधर जाएगा। बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 आपको फील हो जाएगा कि तीनों पर प्रेशर लगा है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये बराबर लग जाता है। जैसे 9 पास्कल लगा तो इधर भी 9, इधर भी 9, इधर भी 9 ऐसे लग जाता है। खैर वो बात की बातें हैं, ऐसे आपने नहीं पढ़ना। आपने सिर्फ ये देखना है कि जितना प्रेशर लगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिल्कुल बराबर तरीके से लगेगा हर कोने पर, केवल यही तीनों पे नहीं। आप एक छेद यहाँ बना दीजिए नया, इसमें कोई पिस्टन लगाइए, आप पाएंगे इसमें भी आपको वही फील हो रहा है। इधर लगा देंगे, इधर भी आपको वही फील होगा। यानी कि हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब जगह बराबर बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए लिखिए अब इसमें डेफिनेशन लिख लीजिए। किसी परिबद्ध द्रव में, किसी परिबद्ध द्रव में, किसी परिबद्ध द्रव में द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब, किसी परिबद्ध द्रव में द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब द्रव के प्रत्येक भाग पर संचरित हो जाता है। द्रव के प्रत्येक भाग पर संचरित हो जाता है। द्रव के प्रत्येक भाग पर संचरित हो जाता है। लिखिएगा, इन अ बाउंडेड लिक्विड, इन अ बाउंडेड लिक्विड if certain pressure is, in a bounded liquid, if certain pressure is enforced in one side, certain pressure is enforced in one side, enforced in one side, then the remaining, then the total pressure, then the total pressure, then the total pressure distributes in equal manner, then the total pressure distributes in equal manner throughout the liquid, throughout the liquid। तो पानी के हर हिस्से में जो है ये आपका चला जाएगा। अब आप हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पहला आप लिखेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हिंदी वाले भी हाइड्रोलिक लिफ्ट लिखेंगे इसको। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, द्रव चालित लिफ्ट कहते हैं इसको, द्रव चालित, पानी से चलने वाली द्रव चालित लिफ्ट या हाइड्रोलिक, हिंदी वाले भी हाइड्रोलिक, हाँ, द्रव चालित या हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगला लिखिए हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, द्रव चालित ब्रेक, द्रव चालित ब्रेक। कुछ नहीं है, देखिए हाइड्रोलिक प्रेशर क्या है, देखिए ऐसे एक छोटा सा चेंबर बना दिया और इसमें भर दिया पानी और इसको जोड़ दिया एक बड़े से पोर्शन से। अब अगर आप इधर प्रेशर लगाएंगे नीचे तो उतना ही प्रेशर इधर भी लगेगा,
छोटे सरफेस पे आप ज़्यादा प्रेशर लगा पाएंगे, लगाइए, और यहाँ बड़ा भारी बोझ जो रखा होगा वो इधर के प्रेशर की वजह से यहाँ उठ जाएगा। इसे कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर से हाइड्रोलिक लिफ्ट, उठाने वाला। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए आपके ब्रेक हैं, आपने ब्रेक दबाए तो यहाँ से जुड़ी हुई एक नली पे प्रेशर पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपके एक पिस्टन लगा देंगे, यहाँ पे एक पिस्टन लगा देंगे और इसमें पानी होगा। इस पर प्रेशर डाला आपने तो ये पानी नीचे जा करके ऐसे एक और पोर्शन होगा जहाँ पे आपका प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये ऐसे किसी ब्रेक शू से जुड़ा होता होगा, और ये इन ब्रेक शूज को धक्का देंगे और ये ब्रेक शू आपके टायर से जुड़े होते होंगे, उन टायर्स को रोक देंगे। ठीक है, ऐसा आपका हाइड्रोलिक ब्रेक का काम रहता है। तो दो एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसकी तस्वीरें मैं आपको भेज दूंगा हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट की, वहां से आप देखेंगे कि ये कैसे काम करता होगा। बड़ा सामान्य सा जो है, कुछ ऐसा खास है नहीं। आप एक जगह से पानी में प्रेशर लगाएंगे, आपका वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा वो प्रेशर और आगे वाले पानी पर खुद ब खुद लग जाएगा। इस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, चलिए अब है आपका आदर्श द्रव या आइडियल लिक्विड। आदर्श द्रव या आइडियल लिक्विड, यहीं आपका बर्नौलीज थ्योरम भी आती है। आदर्श द्रव, आइडियल लिक्विड, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, आइडियल लिक्विड। आदर्श द्रव या आइडियल लिक्विड। देखो इसके दो आपको चीजें पढ़नी है। पहली चीज आपको पढ़नी है, दो पॉइंट होते हैं और दो पॉइंट से आप बता देंगे कि कोई द्रव, कोई लिक्विड आइडियल या आदर्श है या नहीं है। पहला है शून्य संपीड्यता, शून्य संपीड्यता, ये गुण होना चाहिए। और अगला है शून्य शांता, ये गुण होना चाहिए। शून्य संपीड्यता का मतलब है जीरो कंप्रेसिबिलिटी, जीरो कंप्रेसिबिलिटी। शून्य शांता का मतलब है जीरो विस्कोसिटी, जीरो विस्कोसिटी। देखो शून्य संपीड्यता का मतलब होता है कि जब आप प्रेशर लगाएं, क्या प्रेशर लगाएं या दाब लगाएं तो कोई भी परिवर्तन ना हो, कोई भी चेंज ना हो, किसमें, शेप में। जब आप प्रेशर लगाएं तो कोई भी परिवर्तन ना हो शेप में, इसे कहेंगे शून्य संपीड्यता। हालांकि अधिकतर द्रवों में संपीड्यता शून्य होती है, 0.001 00148 ऐसे संपीड्यता जो होती है। पानी वगैरह की देख लीजिए, संपीड्यता लगभग शून्य। कैसे, आपने बाल्टी में पानी भरा और ऊपर से प्रेशर लगाया तो आकार थोड़ी बदलेगा, बाल्टी का पानी है उतना ही रहेगा जितना था, थोड़ा बहुत दबेगा, इतना होगा माइक्रो स्केल में कि आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि पानी आपने दबा दिया। जैसे मान लीजिए गुब्बारे के अंदर आप हवा भरते हैं, हवा की कंप्रेसिबिलिटी इतनी होती है कि आप उस गुब्बारे को पिचका कर छोटा कर सकते हैं साइज में, लेकिन पानी से भरे गुब्बारे में अगर आपने प्रेशर लगाया तो वो साइज में छोटा नहीं होगा, फूट जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, वो तो रबर है, ज़्यादा नहीं दबा पाएंगे। ये क्या है, जीरो कंप्रेसिबिलिटी है। शून्य शांता, शांता में एक चीज आपको याद रखनी है कि दो परत होनी चाहिए पानी की, दो लेयर, और उन लेयरों के बीच का फ्रिक्शन हमें बताएगा शांता। शांता को आप उसकी सांद्रता या गाढ़ापन से दिमाग में रखेंगे। याद रखने का तरीका गाढ़ापन है। ठीक है, शांता को मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा। ये मान के चलना है कि शांता कितना गाढ़ापन है ये देखना है। तो हमें शून्य शांता चाहिए, कोई भी फ्रिक्शन, घर्षण नहीं होना चाहिए दो परतों के बीच में पानी की, और उसकी कंप्रेसिबिलिटी शून्य होनी चाहिए। ऐसे द्रवों को हम आदर्श द्रव कहते हैं, आइडियल लिक्विड कहते हैं। आइडियल लिक्विड की सिर्फ दो कंडीशन है, शून्य शांता, शून्य संपीड्यता, जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड जीरो विस्कोसिटी। दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, आपका एक आदर्श द्रव के। अब एक है आपका स्ट्रीमलाइंड फ्लो। पहले इसे देखिए,
स्ट्रीम लाइंड फ्लो। अब ये जो स्ट्रीम्ड लाइंड फ्लो है, इसी में आपका बर्नौली की थ्योरम भी आती है। स्ट्रीम लाइंड फ्लो या इसे कहते हैं सरल रेखीय धारा रेखीय प्रभाव, धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह इसे कहते हैं। ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है? देखिए, जब भी लिक्विड का फ्लो होगा, पानी जब बहेगा कोई भी, तो वो एक रास्ता अपना बना के चलेगा। ऐसे मान लीजिए मैं इस रास्ते में कुछ इंडिकेटर लगा देता हूं, ऐसे कोई पॉइंट मैंने बना दिए ABCD, एक रास्ता है पानी के बहने का, और मैंने उसमें 4 पॉइंट जो है पेंट करके लगा दिए, और अब मैंने पानी बहाना शुरू किया या कोई भी लिक्विड बहाना शुरू किया। अगर लिक्विड की हर लाइन, हर पंक्ति, हर एक लिक्विड का सरफेस इस A बिंदु फिर B, C और D को लगातार छूकर आगे बढ़ रहा है, और ये अगर आप इस पर स्पर्श रेखा खींचें इन बिंदुओं पर, तो वो मुझे उस द्रव की वेग की दिशा बताएगा। पानी किस वेग से किस दिशा में बह रहा है वो बताएगा मुझे। अगर ऐसा हो कि पानी बार बार इसी पॉइंटों को फ्लो करते जाए, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है? सेम पाथ होता है, और ये जो सेम रास्ता है, एक जैसा मार्ग है, वह भी कैसा होगा? फिक्स होगा, नियत मार्ग होगा, बार बार उसमें चेंज नहीं होंगे। ऐसा स्ट्रीम्ड लाइंड फ्लो होता है। स्ट्रीम लाइंड फ्लो के अलावा स्ट्रीम्ड लाइंड ट्यूब भी होता है। नली, धारा रेखीय नली, नली में कुछ नहीं है, ये एक धारा बही, मान लीजिए ये दूसरी बही और ये तीसरी बही, ये चौथी बही, और ऐसे इनके पीछे और आगे भी धारा बह रही है, सब स्ट्रीम्ड लाइंड है। तो ये आपस में मिलके पाइप जैसा बना देंगे, पानी का पाइप। पानी का पाइप आपने देखा है, उसमें बराबर पानी बह रहा है, मान लीजिए बराबर फ्लो से पानी बह रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहेंगे। एक ही लाइन में एक ही वेग से जब पानी बह रहा है, बिल्कुल एक को पॉइंट को बार बार छू रहा है, बार बार ये पॉइंट को स्पर्श कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पानी ऐसे आया और ऐसे निकल गया, नहीं, ऐसे ही जा रहा है बार बार, उसे कहेंगे धारा रेखीय प्रवाह या स्ट्रीम्ड लाइंड फ्लो। अब सुनिए क्या होता है। अब क्या होता है, जब धारा बह रही है, पानी बह रहा है, तो एक स्ट्रीम लाइन फ्लो से बहता जा रहा है, धीरे धीरे आपने नल तेज करना शुरू किया, धीरे 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 पानी ने स्पीड पकड़नी शुरू की। एक सीमा ऐसी आएगी, एक लिमिटिंग ऐसी आएगी वेग की, जहां पर वेग बहुत बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि आपको टर्ब्यूलेंट फ्लो ऑफ वाटर मिलेगा या लिक्विड मिलेगा। टर्ब्यूलेंट फ्लो को कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह या प्रक्षुब्ध प्रवाह। प्रक्षुब्ध प्रवाह, एक लिक्विड का टर्ब्यूलेंट या प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है कि जब वो खुद ही ना पता कर पाए कैसे जाना है और वो ऐसे बहने लगे। धाराएं बिल्कुल समुद्र में आपने देखा होगा, ऐसे बहने लगे, बिल्कुल किसी एक पाथ को फॉलो ही ना करें। मान लीजिए पहली धारा आपकी ऐसी गई पानी की, दूसरी धारा ऐसी आई, बिल्कुल टर्ब्यूलेंट फ्लो, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रही है धारा, पानी कहाँ जाएगा आप एज्यूम ही नहीं कर सकते। आपने ऐसे सरफेस में पानी फेंक दिया, आप एज्यूम कर पाएंगे? नहीं, टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो एक वेग जो है वो बड़ा फैक्टर है। एक समान वेग से चल रही है तो वो धारा रेखीय होगी, एक ही रेखा में जा रही है, धीरे धीरे वेग बढ़ाते जाएंगे, वेग बढ़ाते जाएंगे, तो एक ऐसा समय आएगा, ऐसा क्रिटिकल वेग आएगा जहां पर से अब वेग बढ़ा तो धारा रेखीय प्रवाह से अब प्रक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो से टर्ब्यूलेंट फ्लो हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा एक वेग तक स्ट्रीमलाइन मोशन रहता है, धारा रेखीय प्रवाह रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी या सीमांत वेग कहा जाता है। क्रिटिकल वेलोसिटी या सीमांत वेग। तो सीमांत वेग धारा रेखीय प्रवाह से वेग बढ़ते रहा क्रिटिकल वेलोसिटी तक, तो क्रिटिकल वेलोसिटी तक भी धारा रेखीय प्रवाह चलता रहेगा। जिससे आप इससे आगे बढ़े, इससे ज्यादा वेग से आपने चलाना शुरू किया पानी को, तो पानी का फ्लो अब टर्ब्यूलेंट फ्लो हो जाएगा, प्रक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। अब पानी बिना रास्ता देखे कहीं भी बहने लगेगा। तो ये क्या है? क्रिटिकल या सीमांत वेग है, ठीक है। kn रो a जो है वो आपको इसके लिए फॉर्मूला मिल जाएगा, रेनॉल्ड ने दिया था ईटा रो a, ये रेनॉल्ड ने दिया था किसके लिए? ये रेनॉल्ड नंबर भी कहते हैं इसको, VC कह दीजिए ऐसे, क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए। किसके लिए? क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए जो है ये आपने दिया है,
ठीक है, ये रेनॉल्ड का लॉ कहलाता है। लिख लीजिएगा इसको, मैं इसको मिटा करके लिख लेता हूँ, Kn रो ए, या आर भी लिख सकते हैं, रेडियस होता है ये जिधर से आप फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो हमने क्या कहा, एक क्रिटिकल, एक सिंपल फ्लो चल रहा था, बिल्कुल प्यार से जो है धारा पानी की जो फ्लो है वो बह रहा था, पाइप के अंदर ही पानी मान लीजिए, एक बढ़िया से बह रहा था। थोड़े टाइम बाद आपने नल खोल दिया बहुत स्पीड से, तो अब क्या होगा, रास्ता भटक जाएगा, पानी कहीं भी भागने लगेगा, कहीं भी भागने लगेगा। तो वो वेग था ना एक, वही वेग जो है ये Vc, ये क्या है, रेनॉल्ड नंबर के ईटा यानी कि शांता गुणांक जो है वो, फिर आप पढ़ेंगे विस्कोसिटी कांस्टेंट है ये ए रो एन, ये है रो डेंसिटी, और ए है आपका रेडियस जो है जहाँ से भी, जिस नली से भी वो प्रवाहित हो रहा है वो क्या है, उस नली की त्रिज्या है, रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ से Vc निकलता है और ये रेनॉल्ड नंबर है। ठीक है ना, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर है। ठीक है, जैसे रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होती होगी। ठीक है, किसी के लिए भी ये के जो है ये रेनॉल्ड नंबर फिक्स वैल्यू होती होगी। जैसे जल के लिए किसी भी पतली नाली में रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 होती है, 1000। जल के लिए रेनॉल्ड नंबर कितना होता है, 1000। तो ऐसे ही अलग अलग नलियों में अलग अलग चीज़ों के लिए रेनॉल्ड नंबर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। चलिए अब लिखिए शांता या विस्कोसिटी, विस्कोसिटी या शांता, ये भी द्रव का गुण है। विस्कोसिटी या शांता, विस्कोसिटी या शांता, ये भी द्रव का एक गुण है। लिखिए देखिए विस्कोसिटी या शांता, चलिए अब देखिए विस्कोसिटी या शांता, थोड़ा इसके फॉर्मूले को निकालते हुए ही चलेंगे हम शांता के, फिर वेग प्रवणता भी इसी में आएगी आपकी, उसको भी देखेंगे। चलिए अब देखिए विस्कोसिटी या शांता, पहले समझने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा जब पानी बहता है ना, जैसे आपने बाल्टी में पानी रख दिया और एक बार ऐसे घुमा दीजिए पानी, क्या होगा, एक समय तक घूमने के बाद पानी स्थिर अवस्था में आ जाएगा। पानी क्या आ जाएगा, स्थिर अवस्था में आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, जरा एक बार न्यूटन के जड़त्व के नियम को याद कीजिए। क्या कहा था न्यूटन ने, जब भी कोई वस्तु गति में है तो वो गति में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इफ अ बॉडी इज इन मोशन ही वांट्स टू रिमेन इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स वर्क्स ऑन इट। तो जब आपने पानी को ऐसे घुमा दिया तो एक बात बताइए कि वो गति में रहना चाहेगा, घूमते रहना चाहेगा, लेकिन वो रुक गया। इसका मतलब उसकी गति को किसी बाह्य प्रभाव से प्रभावित किया गया, उसको किसी ने बाहर से आके रोक दिया। और जो ये रोकने वाली चीज़ थी, जो बाह्य या एक्सटर्नल चीज़ थी, ये एक फोर्स था। और ये फोर्स जब हम दौड़ते हैं तो हमें रोकने के लिए कौन सा बल कार्य करता है, फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल। बिल्कुल द्रव का घर्षण बराबर शांता है। पहली चीज, द्रवों में घर्षण, द्रवों में जो घर्षण बल पाया जाता है उसी को शांता कहते हैं, उसी को शांता कहते हैं। द विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ लिक्विड्स। सो viscosity is equal to friction of liquids। फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड्स क्या है, विस्कोसिटी है। द्रवों में होने वाला घर्षण क्या है, आपका शांता है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कैसे है। अब मैं आपको पानी की लेयर बना के दिखा रहा हूं, परतें बनाता हूं, पानी की परत कैसे, जरा देखना। ये मान लीजिए पानी की एक परत है। जब आपने पानी फेंका होगा तो पानी आपने तो सीधे एक ही नदी देखी होगी ना, नदी बह रही है, नदी में लेयर होंगी ना, एक पानी की परत, दूसरी, तीसरी, चौथी, तब तो ऊंचा बना होगा वो। मतलब ये करना है कि आपको एक निश्चित लंबाई का, कोई भी एक लंबाई इसकी मान लीजिए, मोटाई ऐसे उतनी ऊंची एक परत मान लीजिए, बिल्कुल पतली सी परत मानिएगा।
तो ऐसी बहुत सी परतें जो है वो गति कर रही होंगी ना एक दूसरे के ऊपर। मैं इसको ऊपर ही बना देता हूं, ठीक है, समझने के लिए भी आसान हो जाएगा आपका। मान के चलिएगा कि ये एक दूसरे को टच करेंगी हल्की हल्की, ये एक, फिर ऐसे ही एक परत यहां पर होगी, फिर ऐसे ही एक परत ऊपर भी होगी, सब पानी की परतें हैं ये, और ये सब आगे की तरफ भाग रही हैं, ठीक है, ये तीनों परतें आगे की तरफ जा रही हैं। ये तीनों परतें क्या कर रही हैं, आगे की तरफ भाग रही हैं, ठीक है। तो पानी की परतें क्या करेंगी, एक दूसरे से आगे की तरफ भागेंगी, ठीक है। तो पानी की परतें क्या करेंगी, एक दूसरे से आगे की तरफ भाग रही हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा, एक है आपका जमीन, फर्श, फर्श पे घर्षण होता है, तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाली परत है इसके नीचे जमीन का एक टुकड़ा होगा, तो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन काम करेगा, घर्षण बल। तो मान लीजिए ये जो है ये आगे जा रही है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रही थी, v वेग से आगे जा रही थी, तो इन दोनों के बीच में घर्षण बना। फिर इसके और इसके बीच में मान लीजिए एक दूरी है x या z बोल दीजिए इसको, z या डेल्टा z जो है, हम प्रॉपरली इसको डेल्टा z रखते हैं क्योंकि आगे जाकर के हमको निकालना भी है। इनके बीच में मान लीजिए डेल्टा z का छोटा सा अंतर है। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी तो घर्षण काम करेगा ना, ये घर्षण ज्यादा होगा कि लिक्विड के बीच का, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा, तो ये थोड़ा पीछे रह जाएगी, और जब तक कि ये पीछे है ये वाली लेयर थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी, थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे के साथ साथ इसकी वेग भी बढ़ जाएगा, v प्लस थोड़ा बढ़ा देता हूं, डेल्टा v कर दिया मैंने, मान लीजिए v प्लस डेल्टा v। अब ऐसे ही क्या हुआ, इन दोनों के बीच में भी तो कुछ हुआ, एक फ्रिक्शन फोर्स लगा, लेकिन वो इससे कम होगा, तो अगली वाली थोड़ा और आगे चले जाएगी। तो आपने ऐसा नॉर्मली देखा भी होगा कि जब आपके घर में आप पानी गिराते हैं, जहां पे ठीक पानी गिरा वहां पर पानी मोटा ज्यादा होगा, यानी का मतलब ज्यादा पानी होगा, आगे को पानी बहता जाएगा तो धीरे धीरे पानी कम होता जाएगा। क्यों, एक परत के ऊपर दूसरी परत फिसली, तीसरी फिसली, फिसलते फिसलते आगे जा रही है, और ये जो बीच में दूरी है ये डेल्टा जेड से मैंने दिखा दी। ये जो इनके बीच का फ्रिक्शन है ना, इसी को विस्कोसिटी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। और ये जो विस्कोसिटी है इसके लिए कांस्टेंट आता है ईटा, इसे कहा जाता है विस्कोसिटी कांस्टेंट या श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक हमें किसी भी द्रव की श्यानता की माप बताता है, कौन ज्यादा शान है, यानी कि अब देखिए ना, ये डिपेंड किस पर करेगा, गाढ़ा कौन कितना है, जो जितना पतला होगा वो उतना तेजी से भागेगा, जो जितना गाढ़ा होगा उसके बीच का फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विस्कोसिटी को आप एक तरीके से किसी चीज की सांद्रता, गाढ़ापन, कंसंट्रेशन से कर लीजिए। हनी है, हनी का श्यानता ज्यादा होगी, शहद की श्यानता ज्यादा होगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, पानी की कम। हनी को आप ऐसे फर्श में गिराएंगे, बह पाएगा ज्यादा देर नहीं, लेकिन जब अगर आप पानी को गिराएंगे तो पानी बहुत आगे तक बह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये तो निकाल दिया, अब मैं आपको यहाँ पे वेग प्रवणता दिखाता हूँ। वेग प्रवणता जो है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता। वेग प्रवणता कुछ नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा वेग हुआ ना डेल्टा v, ये बट्टे कितनी दूरी का गैप था, डेल्टा z, डेल्टा v अपॉन डेल्टा z जो है इसको वेग प्रवणता कहते हैं। गैप कितना था और साथ में वेग जो है कितना ज्यादा बढ़ा, इसे वेग प्रवणता कहते हैं। जैसे इसकी वेग प्रवणता इससे ज्यादा हो जाएगी, अब डेल्टा v बढ़ जाएगा ना इसमें, और जैसे इसमें क्या हो जाएगा, v प्लस डेल्टा v प्लस एक और भी तो बढ़ेगा डेल्टा v डैश, अगर ये उतना ही भी रहता है, डेल्टा z ही भी रहता है तब भी v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा v डैश, है ना, वेग प्रवणता बढ़ गई, तो इसे कहते हैं वेग प्रवणता या वेलोसिटी ग्रेडियंट। डेल्टा v अपॉन डेल्टा z जो है वो हमने लिख लिया, z इनके बीच की दूरी मान लीजिए, v एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो डेल्टा v है उसको डेल्टा v मान लेंगे, तो इस तरीके से जो है आपका श्यानता जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा अब हम श्यानता की बात करते हैं फिर। तो देखिए, अब हम ये मान के चल रहे हैं
कि इनके बीच में घर्षण काम कर रहा है जो कि विस्कस है, विस्कस फोर्स है, शान बल। कैसा? शान बल, विस्कस फोर्स। लिक्विड्स का घर्षण, जल का घर्षण है, तो वो बल कितना होगा? वो जो बल लग रहेगा, ये जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, घर्षण बल, वो कितना है? वो होगा आपका ईटा के बराबर। पहली चीज, ये एक सरफेस है, क्षेत्रफल होगा ना इसका अपना अपना, एक पानी की एक परत है तो इसका एक सरफेस एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा ए। अब वेग प्रवणता डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, तो ये आपका क्या बनेगा? ये आपका वो शान बल बनेगा या विस्कस फोर्स बनेगा, शान बल या विस्कस फोर्स। यहीं से आप ईटा भी निकाल पाएंगे। ईटा इज इक्वल टू कितना? ईटा इज इक्वल टू फोर्स, ये एरिया नीचे, फोर्स अपॉन एरिया, ये उल्टा हो जाएगा, इनटू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वी। तो यहां से आप ईटा का यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे। यहां से आप ईटा का यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे, मात्रक तथा विमा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैंने पहले भी निकाल के बताया है, एक बार फिर बता रहा हूं। न्यूटन, इसका न्यूटन, ये दूरी है मीटर, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, ये है मीटर पर सेकंड, ये क्या है? मीटर पर सेकंड। न्यूटन, ये है मीटर, ये है मीटर स्क्वायर और ये है मीटर पर सेकंड। इन सब को कैलकुलेट करके काट के यूनिट निकल जाएगी। सेम डायमेंशन, फोर्स की, एरिया की, इसकी, ये दूरी है जेड, दूरी की, वेग की, वेलोसिटी की, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एरिया और फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे MLT करके, वो निकाल के काटेंगे और इन दोनों का आंसर आप कमेंट करेंगे। कमेंट में आप आंसर कर नहीं रहे हैं, ये कंपलसरी है कि इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है? ऐसे चलेगा नहीं, काम थोड़ा सा आपको करना है। ये मात्रक और विमा आपको कमेंट में बताने हैं, सबने कमेंट में बताने हैं, बाकी व्हाट्सएप भी कर देंगे मुझे पर्सनली, चलेगा, ठीक है? ये है फॉर्मूला आपके सामने ईटा का, शांता गुणांक ईटा, इसका फॉर्मूला मैंने निकाल दिया, FA डेल्टा ZV। मैं और बता देता हूं, F है फोर्स, बल, A है क्षेत्रफल, एरिया इसका, सरफेस का, Z क्या है आपका? दूरी, डिस्टेंस, V है वेलोसिटी, वेग। अब इनकी विमाएं और मात्रक आपस में रख करके सॉल्व करके आप मुझे फाइनल इसकी विमा और मात्रक बताएंगे। ईटा A, ठीक है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z। यहां से आप मुझे क्या बताएंगे? ईटा की विमा निकालेंगे और इसका मात्रक निकालेंगे, तब जा करके ये चीजें हो पाएंगी, ठीक है? और इसके अलावा इसका अगर कोई आपसे पूछे मात्रक होता क्या है, वैसे एक कॉमन नेम क्या होता है? पॉइस होता है, पॉइस लिखते हैं इसको, मात्रक को, ठीक है? ईटा का मात्रक क्या होता है? पॉइस। आप इधर से मात्रक निकालेंगे, यार न्यूटन मीटर में इसका मात्रक बताएंगे मुझे, न्यूटन मीटर में। वैसे मैं आपको बता रहा हूं पॉइस होता है, पॉइस, POISE, पॉइस कहते हैं इसको, या पॉइस या पॉइस, ठीक है? POISE, पॉइस या पॉइस जो है वो लिखा जाता है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है आपसे, शांता या विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोचिए, शांता या विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोचिए। मैंने आपसे क्या कहा? सामान्य सी चीज है कि आपको एक तो टेम्परेचर बढ़ाना होगा, एक टेम्परेचर घटाना है। इन दोनों केस में विस्कोसिटी या शांता बढ़ेगी या घटेगी? सोचिए, एक गाढ़ा द्रव है, उसकी शांता ज्यादा होती है। अगर आप गाढ़े द्रव को गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पतला होता जाएगा, तो उसकी शांता कम होती जाएगी। तो तापमान बढ़ाने पर शांता कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम। दूसरा, टेम्परेचर घटाएंगे, पानी के लिए घटाते जाएंगे तो जमने लगेगा, जमने वाले की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, यानी कि टेम्परेचर घटाने पर विस्कोसिटी बढ़ती है। ये दो पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे। तापमान बढ़ाने पर शांता कम होती है, तापमान घटाने पर शांता बढ़ती है। When we increase the temperature then the viscosity decreases and when the temperature decreases the viscosity increases। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक हो गया ना? चलिए, तो ये आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है ना? हाँ, 6 पाई ईटा आरवी, एक फॉर्मूला आपको और याद रखना पड़ेगा, 6 पाई ईटा आरवी का। ठीक है, फोर्स बराबर होता है 6 पाई ईटा आरवी। ठीक है, कैसे होता है देखिए,
देखिएगा, देखिएगा, मान लीजिए ये एक लिक्विड रखा है मैंने, तरल पानी है कोई या कोई भी लिक्विड, और इसकी श्यानता गुणांक ईटा है। ईटा इसका विस्कोसिटी कांस्टेंट है, श्यानता गुणांक है ईटा। ठीक है, एक आर त्रिज्या की बुलेट या गोली v वेलोसिटी से आती है और गोली इसके अंदर चले जाती है। ठीक है, सट से इसके अंदर गोली गई, जैसे गोली जाएगी ये पानी इसका अपोज करने लगेगा, विरोध करने लगेगा, गोली को अपने अंदर से नहीं जाने देगा, रोकने का प्रयास करेगा। तो ये जो पानी बल लगा रहा है, फोर्स, ये कितना होगा? तो इसी के लिए स्टोक्स ने फॉर्मूला दिया। स्टोक्स ने बताया कि एक गोली जिसकी त्रिज्या r है, रेडियस r है और वेलोसिटी v है, अगर वो किसी ईटा विस्कोसिटी वाले, ईटा सांद्रता वाले द्रव में जाती है तो उस पर लगने वाला विरोधी बल कितना होगा, यानी कि ये पानी उसे रोकने के लिए कितना बल लगाएगा? 6 पाई ईटा r v। अब यहां से आपको समझना है क्या, अगर आपकी गोली r त्रिज्या की है और त्रिज्या कम है, छोटी गोली है, v वेग उसका कम है, छोटी गोली है, वेग कम है, ध्यान से सुनिएगा, छोटी गोली है, वेग कम है और पानी बहुत गाढ़ा है, ईटा बहुत ज़्यादा है, तो आपकी गोली पानी को दूर नहीं, या जो भी लिक्विड है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, छेद नहीं कर पाएगी। वहीं आपकी गोली थोड़ी बड़ी है, आर बड़ा है, रेडियस बड़ी है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा वेग से गोली चली है, और आपने जिस पर चलाई है गोली उसकी क्षमता कम है, तो वह गोली आपकी नहीं वो आपकी बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट कर पाएगी पानी को। तो ये आपकी पेनिट्रेशन के लिए फोर्स है। ये फोर्स कौन लगा रहा है? आपका पानी लगा रहा है रोकने के लिए उसको, इतना ही फोर्स ये भी लगाएगा। ये पानी का फोर्स अगर आपको बढ़ाना है तो आपको ईटा को बढ़ाना पड़ेगा। ईटा को बढ़ाइए, ईटा आप जितना बढ़ाएंगे, जितना गाढ़ा आप द्रव लेकर आएंगे, उतना बढ़िया वो गोली को रोकने का प्रयास करेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 6 पाई ईटा आर वी किसका फॉर्मूला है? स्टोक्स का फॉर्मूला है, स्टोक्स ने दिया था। यहां से भी आप ईटा निकाल सकते हैं, ये श्यानता गुणांक ईटा बराबर F अपॉन 6 पाई आर वी होगा, 6 पाई आर वी होगा। ठीक है, अब आपके आएंगे स्टोक्स के लॉ, उसके बाद बर्नौली और बर्नौली के यूजेस कल करेंगे। ठीक है, बर्नौली और बर्नौली के यूजेस कल करते हैं। चलिए, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।